स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। बाजार में ऊपरी स्तरों पर कॉन्फिडेंस का क्लियरली अभाव है। आज फरवरी सीरीज की शुरुआत तो काफी अच्छी हुई, लेकिन दिन के ऊपरी स्तर से अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में जो गिरावट है वो है लगभग 150 अंकों के आसपास की। 25,200 से 300 की रेंज में फिर से आपको निफ्टी दिखाई देगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो ऊपरी स्तरों से गिरावट लगभग 300 साढ़े 300 अंकों के आसपास की है और 59,700 के आसपास जाने के बाद फिलहाल 59,335 के आसपास आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। सामने बजट खड़ा है, अर्निंग का बहुत सपोर्ट नहीं है। इंडिया ने ट्रेड जो की है बाजार में उसको लेकर थोड़ी एक्साइटमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पर दिक्कतें भी आ रही हैं और बड़े शेयरों का उतना सपोर्ट मिल नहीं रहा है। तो बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ये समझेंगे और अगले 1.5 घंटे में आपके लिए जहां पर भी ट्रेड के मौके होंगे वो सारे के सारे आपके लिए हम सामने लेकर आएंगे। लेकिन पहले जरा ये देख लेते हैं कि शो में आगे क्या क्या होने वाला है। तो 2:05 पर एफएनओ का हम सेटअप समझने की कोशिश करेंगे कि एफएनओ के जो आंकड़े हैं, जो पोजीशंस हैं, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। 2:10 पर हम लेकर आएंगे आपके लिए सारे के सारे बजिंग ट्रेड के साथ साथ अपने एक्सपर्ट्स की जानेंगे कि आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं बाजार में इस वक्त। ऑप्शंस के चैंपियन 2:40 पर और 3 बजे होगा मार्केट एट 3:10 पर बीटीएसटी और एसटीबीटी की स्ट्रेटजी होगी और 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच आपके सामने रखेंगे। तो पूरा का पूरा शो हमेशा की तरह आज भी एक्शन पैक्ड है, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं बाजार की 5 बड़ी बातें। बाजार के जो हाईलाइट्स हैं आपके सामने रखेंगे। तो निफ्टी में हम देख रहे हैं कि इस वक्त हल्की सी तेजी आपको नजर आएगी। दिन के ऊपरी स्तर से गिरावट काफी ज्यादा आई है। आज ऐसा लगा कि बाजार अपनी रेंज के ब्रेकआउट के लिए तैयार है, लेकिन 25,372 तक जाने के बाद एक रिवर्सल आ गया और फिलहाल आप हल्की सी गेंस देखेंगे निफ्टी में 50 अंकों के आसपास के। निफ्टी बैंक हालांकि 125 अंक मजबूत है। कल बढ़िया तेजी हमने 700 अंकों की देखी थी, आज भी बहुत शानदार रैली बनी थी। ऐसा लगा कि ये 60,000 के लेवल की तरफ निफ्टी बैंक बढ़ जाएगा, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ गई। फिलहाल 180 अंकों की मजबूती आपको नजर आएगी निफ्टी बैंक में और 59,400 के नीचे के लेवल्स आप देखेंगे। ऑयल एंड गैस शेयरों में स्पेशली जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं, जो एक्सप्लोरेशन जो करती हैं कंपनीज, उनमें आपको ज्यादा तेजी दिखाई देगी। वैसे तो आज ओएमसीज भी चल रही हैं, लेकिन ऑयल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया, इनफैक्ट रिलायंस हो गया, आपको बढ़िया तेजी पर कारोबार करते हुए ये नजर आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि नतीजों का एक्शन दिखाई दे रहा है। एमसीएक्स का नंबर अच्छा है, 150% मुनाफा बढ़ा तो ये शेयर दौड़ गया, नए शिखर पर पहुंच गया। मोतीलाल ओसवाल के नतीजे अच्छे थे, मोतीलाल ओसवाल के शेयर में भी हमने आज 8% की शानदार तेजी देखी है। तो जहां पर नतीजे अच्छे आ रहे हैं बाजार उनको रिवॉर्ड कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले सीएसबी बैंक के नतीजे थोड़े से ना एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर कमजोर आए, तो भारी पिटाई हो रही है सीएसबी बैंक की। लेकिन आज निफ्टी में एलएनटी, बीएल, एसबीआई लाइफ इन नतीजों पर नजर रहने वाली है। 3800 रुपए के नीचे फिसलने के बाद एलएनटी में थोड़ी स्टेबिलिटी के संकेत आ रहे हैं और 0.25% आपको ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो आज निफ्टी के नतीजों के लिहाज से अहम दिन रहने वाला है आज शाम को भी। लेकिन बाजार में ब्रॉडर एक्शन क्या है, कौन से शेयर काफी तेजी से चढ़ रहे हैं या फिर काफी तेजी से गिरावट के शिकार हो रहे हैं, बजट की लिस्ट के साथ सृष्टि तैयार है। सृष्टि बताइए। देखिए, ऑयल एंड गैस शेयरों से ही शुरुआत करते हैं। किस तरीके की ज़बरदस्त तेज़ी आप देख सकते हैं। हालांकि हम ये काउंटर्स की इतनी चर्चा भी नहीं करते क्योंकि काफ़ी सुस्त एक्शन रहता है, पर आज बाजार की चाल जो आप देख रहे हैं, ऐसे में आप नज़र नहीं हटा सकते इन सभी काउंटर्स से। इसके अलावा जो मेटल काउंटर्स हैं उनमें भी चमक बरकरार है, क्योंकि ना ही सिर्फ आप देखिए गोल्ड और सिल्वर की जो हम लगातार बातें कर रहे हैं, पर अब आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो कॉपर में भी 2% की तेज़ी, बाकी अन्य बेस मेटल्स में भी जो है ज़बरदस्त उछाल है। चांदी में 8%, तो गोल्ड जैसी कमोडिटी में भी जो है 4% का आप इंटरनेशनल बाज़ारों में मूव देख रहे हैं। तो आप देखिए ऐसे में जितनी भी मेटल से रिलेटेड काउंटर्स हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और वेदांता तो ओएफएस के ज़रिए जो अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे हिंदुस्तान जिंक में, उसको लेकर भी स्टॉक एक्साइटेड है। इसके अलावा एफएमसीजी शेयरों में गिरावट आप देखिए, पूरी स्क्रीन लाल है। टाटा कंज्यूमर्स लगातार दूसरे दिन इसकी पिटाई हो रही है नतीजों के बाद। रैडिको खैतान नतीजों के बाद कुछ उत्साह नहीं रहा। ब्रिटानिया इमामी भी जो है इसी रेस में लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ नतीजों के सीजन में टीवीएस मोटर्स के आप नतीजे देखेंगे और बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, क्योंकि देखिए उम्मीदें अच्छी ही थी टीवीएस मोटर्स से। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जीएसटी का जिस तरीके से कट रहा है, कंपनी के वॉल्यूम्स बढ़े हैं, पर उससे थोड़े से बेहतर नतीजे ही सही कंपनी ने दर्ज किए हैं। हाल फिलहाल स्टॉक की पिटाई हुई थी, तो आज एक अच्छी रिकवरी 3.5% का मूव आप टीवीएस मोटर्स में देखेंगे। जो कंपनी के जो भी
क्वार्टरली EBITDA है वो अब तक का हाईएस्ट एवर कंपनी ने दर्ज किया है। ग्रेफाइट यहाँ पर एक पॉजिटिव खबर जरूर है क्योंकि 4,330 करोड़ के निवेश के लिए बोर्ड ने मंजूरी दी है। आज मार्केट और मेटल्स की चाल के साथ ये स्टॉक भी एक्साइटेड है। एशियन पेंट्स यहाँ पर जो ब्रोकरेजेस ने अपनी रेटिंग्स घटाई हैं, अपनी टारगेट प्राइस को कम किया है, स्टॉक का इसको काफ़ी और इन्वेस्टर्स का इसको खामियाजा भुगतना पड़ा है, लगभग 0.5% की गिरावट यहाँ पर। और साथ ही महिंद्रा लॉजिस्टिक्स 8 महीने के बाद मुनाफे में आई है कंपनी और स्टॉक में देखिए आप ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 16% की ज़बरदस्त बढ़त आप महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में देखेंगे। और साथ ही CG पावर के नंबर्स कल हमने ज़रूर देखे थे और यहाँ पर नतीजे जो है अच्छे देखने को मिले। स्टॉक में एक बहुत बढ़िया मूव। बट BEL यहाँ पर भी आप नज़र रखिए क्योंकि ये काउंटर के नतीजे आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं और काफ़ी अच्छे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। BEL के जो मुनाफा है उसमें एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है। साथ ही साथ बाकी नंबर्स का भी हम वेट करेंगे। बट स्टॉक में एकाएक से जंप लगभग 6% की बढ़त आप BEL के काउंटर में देखेंगे। अब देखिए ये जो डिफेंस वाली पूरी खबरें हैं या फिर स्टॉक्स हैं, अब बजट भी आने वाला है, उसको लेकर भी जो है ये सभी स्टॉक एक्साइटेड हैं। और ना ही सिर्फ BEL, HAL, GRSE इन सभी की हमने चर्चा की, पर BEL के नंबर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर लगभग 6% का उछाल है BEL के काउंटर में। जो इनकी आय है उसका भी नंबर आ चुका है। 7,122 करोड़ जो है इनकी फ़िलहाल आय आती हुई दिखी है। और साथ ही साथ मार्जिन्स का वेट हम ज़रूर करेंगे कि किस तरीके से कंपनी के मार्जिन्स रहते हैं, क्योंकि वो देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स BEL के। और अभिषेक, अर्निंग्स में काफ़ी एक्साइटमेंट अब दिख रहा है। और देखिए ऐसे बाज़ार में जब बाज़ार भी थोड़ा ठीक हो, नंबर्स भी अच्छे आए और किस तरीके से उनको रिवॉर्ड भी मिलता है। बिल्कुल सृष्टि, बहुत शानदार नतीजे BEL ने पेश किए। मैं चेक कर रहा था और हर फ्रंट पर, चाहे अगर प्रॉफिट को देखेंगे या फिर रेवेन्यू को या फिर मार्जिन को, हर फ्रंट पर दमदार नंबर हैं। और इसी के चलते BEL का जो शेयर पहुंच गया है रिकॉर्ड ऊंचाई पर, 441 रुपये का इसने रिकॉर्ड बनाया है। अब ये लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है BEL में। अब इन कंपनीज में थोड़ा एग्जीक्यूशन को लेकर थोड़े चैलेंजेस होते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें भी इन्होंने करेक्ट की हैं। और अब इसी के चलते देखिए बाजार में भी जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उत्साहित हैं और 6% ऊपर आपको ये शेयर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो स्ट्रॉन्ग नंबर आप ये देखिए, 1 जनवरी तक इनके पास 73,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है BEL के पास। ये इन्होंने अपडेट भी दे दिया है। तो सॉलिड ऑर्डर बुक है, सामने बजट है, डिफेंस पर सरकार का फोकस है और जो भी एस्टिमेट्स है ब्रोकरेजेस के, उसके अगेंस्ट इन्होंने बेहतर नंबर्स रिपोर्ट किए हैं और इसके चलते ये तेजी बन रही है। आगे इस पर हम व्यू भी लेंगे और लेकिन फटाफट आपको जरा बता देते हैं कि बाजार में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आप ये देखिए कि चुनिंदा नतीजे अच्छे तो आ रहे हैं, लेकिन बाजार में कहीं न कहीं ऊपरी स्तर पर कॉन्फिडेंस का जो भाव है वो साफ दिखाई दे रहा है। और आज भी हमने देखा कि डे हाई से निफ्टी लगभग 150 पॉइंट नीचे आ गया। निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग 400 अंकों के आसपास की गिरावट आ गई। हालांकि आज एनर्जी, पावर, ऑयल एंड गैस, मेटल, ये शेयर बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो डिफेंसिव्स हैं यानी कि IT हैं, फार्मा, FMCG हैं, वहां पर आज आपको कमजोरी देखने को मिलेगी। मिड कैप में, स्मॉल कैप में थोड़ी बाइंग हो रही है, इसके चलते मार्केट की ब्रेथ आपको थोड़ी सी बेहतर नजर आएगी। लेकिन आज मैंने सुबह कहा था कि थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। कल की तेजी को देखकर बाजार में बहुत ज्यादा उत्साहित होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बाजार को ड्राइव करते हैं, उनके नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए। अब ये निश्चित तौर पर अब ये कुछ बड़ी कंपनी से नतीजे आ रहे हैं सामने, ये थोड़ा सेंटिमेंट को इंप्रूव जरूर करेंगे। देखते हैं, अभी तो लगभग आधा ही अर्निंग सीजन बीता है, आधे तो भी बाकी है निफ्टी के भी। लेकिन मेरा मानना है कि जो सपोर्ट रेंज है बाजार के लिए वो है यहाँ से 25,000 से लेकर 24,900 का, और जो रेजिस्टेंस जोन है 25,200 से 25,300 का, ये रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर हो सकता है कि अब जो बचा हुआ सत्र है बाजार वहाँ पर जाके फंसता हुआ दिखाई दे। और मैं चेक ये भी कर रहा था कि आप देखेंगे सृष्टि की जो नीचे के जो पुट्स है ना, उसमें पोजिशनिंग धीरे धीरे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। 24,500 हो गया, 24,000 का पुट हो गया, वहाँ पर आपको वाई एडिशन ठीक ठाक दिखाई देगा। तो मेरा मानना यह कि जिन्होंने उछाल में अपनी पोजीशन हल्की की, उनकी स्ट्रेटजी सही रही है। और अभी भी मेरा व्यू यही है कि निफ्टी को ना सेल ऑन राइज, जब तक ये
25 300 400 क्रॉस नहीं कर लेता तब तक मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लौट नहीं पा रहा है। अच्छे नतीजे और अच्छे जो खबरें हैं वहां पर आप फोकस करके चलिए, आपका पैसा वहां पर बन जाएगा। निफ्टी बैंक क्लियरली बेहतर है निफ्टी के मुकाबले, और एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक हम देख रहे हैं कि थोड़े स्टेबल हो रहे हैं। आज एसबीआई भी हम देख रहे हैं कि 1050 रुपए के ऊपर जो अपने हाइज हैं उसके आसपास से टिकने की कोशिश कर रहा है। और इंट्राडे में निफ्टी बैंक 20 एडीएम में, जिसको कि ट्रेडर्स बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, उसके ऊपर भी गया था, फिर वहां से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी। लेकिन मेरा मानना है कि निफ्टी बैंक ना रिलेटिवली क्या काफी बेहतर है निफ्टी के मुकाबले, और यहां पर जो भी गिरावट आ रही है आपके लिए खरीदारी का एक अच्छा मौका बन सकता है। 59,000 पर एक सपोर्ट है, अगर आपको 59,200 300 400 के आसपास मिले तो आप आराम से लीजिए, और 60,000 के टारगेट के लिए आप इसको होल्ड करके ही चल सकते हैं। तो निफ्टी सेल ऑन राइज और निफ्टी बैंक ये बाय ऑन डिप्स, ये दो इंडेक्स के लिए मेरा व्यू है। चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार को लेकर उनके व्यू क्या हैं। हमारे साथ अंशुल जैन जुड़ गए हैं, इसके अलावा रूपक डे हमारे साथ हैं, पीएचडी कैपिटल के प्रदीप हल्दर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET नाउ स्वदेश पर। प्रदीप जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, इंडेक्स को लेकर जरा अपना व्यू दीजिए, फिर हम आपके शेयर भी जानेंगे। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी आपको, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। एंड देखिए, जिस तरीके का निफ्टी का मेरा व्यू है, एकदम आपने सही बताया, सेल ऑन राइज व्यू होना चाहिए। अगर हमने आज का भी डे लो देखा है 25,187 के आसपास, और कल ट्रेडिंग सेशन में भी 24,930 के आसपास का डीप था, तो मोटा मोटा 24,900 के आसपास का निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और कभी भी अगर आपको 25,350 25,300 के आसपास मिलता है तो उछाल में आपको बेचना ही है, बाई नहीं करना। मार्केट अभी बहुत नर्वस है, बिफोर द बजट कोई भी लॉन्ग पोजीशन कैरी करने का सलाह नहीं रहेगा। एंड बैंक निफ्टी कंपेयरली मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जिस तरीके का अभी 59,300 के आसपास का अभी ट्रेडिंग हो रहा है, मुझे लगता है कि 59,600 59,800 फिर से जाने के लिए रेडी हो रहा है। ऑलरेडी एक सपोर्ट भी है ऑलमोस्ट 59,150 के आसपास, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी रहेगा। जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स को लेके मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही रहा है। हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है जी। ठीक है, तो इंडेक्स पर स्ट्रेटजी आपके लिए मुकम्मल हो गई है, और हम देख रहे हैं कि मारुति सुजुकी के भी नतीजे आ गए। तो बैक टू बैक जिन आज हमारी जिन नतीजों पर नजर थी, 4 नतीजे निफ्टी के आने वाले हैं, और उसमें से फटाफट ये 2 आपके सामने। मतलब लगता है कंपनियां भी वेट कर रही थी कि क्लोजिंग जो शुरू हो जाए उसके बाद नतीजे जारी करें। मारुति सुजुकी, हालांकि शेयर हमने देखा था कि ये 17,300 रुपए के ऊपर गया था, रिकॉर्ड बनाया था, और वहां से गिरते गिरते ये आ गया है अब ये 15,000 के नीचे, और मुनाफा जो है 3,525 करोड़ से बढ़कर 3,794 करोड़ रुपए। तो प्राइमा फेसी तो नंबर ठीक दिख रहे हैं इसके, लेकिन अनुमान से थोड़े ये वीक हैं। जो ब्रोकरेजेस के जो एस्टिमेट्स थे उससे थोड़े से कमजोर ये जरूर हैं, और इसके चलते ही हम आपको देखेंगे कि शेयर पिटता हुआ नजर आ रहा है। 4-4.5% के आसपास की गिरावट आ गई है। आय के फ्रंट पर भी थोड़ी सी निराशा हासिल हुई है, और अब ये शेयर दिन के निचले स्तर पर आपको कारोबार करता नजर आएगा। आय 38,752 करोड़ रुपए बढ़ के 49,892 करोड़ रुपए पर पहुंची है। 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की बढ़त है, लेकिन बाजार इसको पसंद नहीं कर रहा। क्यों पसंद नहीं कर रहा? सृष्टि के पास ही कुछ इंटरेस्टिंग क्रूशियल डिटेल्स। सृष्टि बताइए, क्यों निराश है मार्केट? देखिए, नंबर्स जो हैं बिल्कुल अच्छे नहीं है मारुति सुजुकी के। हम ये बता भी रहे थे हमने दर्शकों को कि देखिए मार्जिन्स पर जो है इस बार इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा, बजाय इसके कि आप वॉल्यूम के फ्रंट पे मारुति सुजुकी ने जी हाँ एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। बट 2 बड़े फैक्टर्स यहाँ पर रिजल्ट्स में प्ले आउट करते थे, जिसमें कि इनके जो कमोडिटी के प्राइजेस हैं, खासतौर के स्टील प्राइजेस, वो बढ़ते हुए दिखे। और क्योंकि दिसंबर महीने में कंपनीज अपने डिस्काउंट्स बहुत बढ़ा देती है, उसके चलते इनके मार्जिन्स पर इस बार दबाव आ सकता था। हमारी तो उम्मीद थी कि मार्जिन्स जो है कहीं ना कहीं स्टेबल रहेंगे। 11.9% हम उम्मीद करके चल रहे थे, बट 700 बेसिस पॉइंट का यहाँ पर मिस आया है। 11.2% कंपनी ने मार्जिन्स दर्ज किए हैं, तो एकदम अच्छे नहीं लग रहे हैं फिलहाल मारुति सुजुकी के नंबर्स। 5% की गिरावट ऑलरेडी एक काउंटर दिखा चुका है। बाकी नंबर्स के फ्रंट पे देखिए, मुनाफे में 4,500 करोड़ हमारी उम्मीद थी, और कंपनी का मुनाफा
3,790 करोड़ के आसपास आया है। तो यहाँ से जो है एक बड़ा मिस रहा है मारुति सुजुकी के नंबर्स का। अब देखिए वो जो लेबर कोड का इम्पैक्ट है यहाँ पर किस तरीके से कंपनी देखती है उसको, ये डिटेल्स निकालना जो है ये ज़रूर हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने ज़रूर ये बोला है कि लॉन्ग टर्म यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो है उन्होंने लगभग 260 करोड़ का दर्ज किया है। बाकी एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए जो है उनको थोड़े से एक्सपेंस जुटाने पड़े हैं, पर ऑन द प्राइमा फेसी अगर नंबर्स देखें तो इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं मारुति सुजुकी के नंबर्स, और मार्जिन्स पे एक बड़ा मिस आते हुए देखा है। इसीलिए स्टॉक में जो है लगभग अब 3.5% की गिरावट देख रहे हैं। एक बार हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, क्विकली एक बार प्रदीप जी आपसे ही राय ले लेते हैं, क्योंकि 15,000 का लेवल आज सुबह तक होल्ड कर रहा था। साउथ अफ्रीका टैरिफ को लेकर कुछ चिंताएं थी, हमने वो हाईलाइट भी किया था हमारे दर्शकों के लिए। वहां से स्टॉक वीक ही रहा पूरे दिन, और अब ऐसी गिरावट, आगे की चाल कैसे देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून सृष्टि जी। देखिए जिस तरीके का कारोबार यहाँ पे रहा है पास्ट सेशन में भी, मुझे लगता है कि टॉप शॉर्ट टर्म में टॉप बन चुका है। एंड एक बार मैं सपोर्ट एक्चुअली नियर पे देख रहा था 13,500 13,400, उससे पहले कुछ भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। सो मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है फॉर द लॉन्ग टर्म, आपको एक स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए। करेंट जोन से एक बार आपको एग्जिट होना चाहिए। और अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं एक बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 13,400 13,500 ऑन द वे है। उसके बाद ही यहाँ पे फ्रेश बाय करना चाहिए, उससे पहले बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का सपोर्ट लास्ट टाइम भी लिया था ऑलमोस्ट 21 अक्टूबर 24 के आसपास, उसके बाद से स्टॉक लगातार परफॉर्म किया। तो जिस तरीके का यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मुझे लगता है कि एक बार 13,500 आने के लिए रेडी हो रहा है। आने वाला नेक्स्ट 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन, 1-2 महीने में आपको 13,500 एक बार दिखेंगे। ऑल राइट, तो मारुति सुजुकी यहाँ पर नंबर्स जो है एक शॉर्ट टर्म जो है कहीं ना कहीं टॉप बनता हुआ दिखा है। ये फिलहाल राय आती हुई, और जी हाँ अभी हाल फिलहाल कुछ दिक्कतें बढ़ती हुई ज़रूर दिख रही हैं। बट एक बार क्विकली जो है बाकी ऑटो काउंटर्स को भी हम नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है टाटा मोटर्स पीवी ये काउंटर भी जो है थोड़ा नीचे आता हुआ दिखा है, क्योंकि देखिए जो लीडर होता है उससे अगर नंबर्स निराशाजनक आ जाते हैं तो ये बाकी सभी कंपनीज पे एक रब ऑफ इम्पैक्ट जो है आना इसका चालू हो जाता है। एक बार क्विकली प्रदीप जी क्यों ना आप ही महिंद्रा और टाटा मोटर्स पीवी पर भी अपनी राय दे दीजिए। अब देखिए टाटा मोटर्स पीवी में मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट 330 को सपोर्ट लिया था, और जिस तरीके के फिर से 337 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। 330 एक शॉर्ट टर्म के लिए आपके हिसाब से एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको बने रहने का ही सलाह होगा। 3,407 के आसपास का प्राइस है, ओवरऑल एक अप ट्रेंड में ही है, 50-100 मूविंग प्राइस के एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। सो होल्ड करने का सलाह रहेगा। अगेन आपको 3,850 3,900 ऑन द वे आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। एंड टीवीएस मोटर भी अच्छा लगता है चार्ट में। देखिए जितने भी कंपनीज है, ऑलमोस्ट टीवीएस मोटर्स मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक नीचे नहीं आया। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है, तो आप तीनों स्टॉक को ही होल्ड करके जाइए, लेकिन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के लिए 330 का एक स्टॉप लॉस। टाटा मोटर्स पीवी के लिए 330 का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा और टीवीएस मोटर को भी आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मारुति देखिए काफ़ी तेज़ झटका लगा। एक बार जरा मारुति के शेयर को फिर से आप लेकर आइए, और जो अब मूव है ना, जो लोअर लेवल से जो बाइंग आ रही है ना, उसको देखकर आपको शायद यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये शेयर लगभग 5% टूट गया था, और अब कितनी गिरावट रह गई है? सिर्फ 0.84% की। क्या रीज़न है, इसको भी जरा समझेंगे। सृष्टि कोशिश कीजिए कि जो उनकी रिलीज आई है ना, ज़रा उसको स्टडी कीजिए डीपली, कुछ ऐसी चीज़ लग जाए हाथ में जिससे कि ये पता चल पाए, क्योंकि कोई ना कोई बड़ी चीज़ ज़रूर है। सृष्टि के पास है कुछ आंकड़े। सृष्टि बेहतरीन मूव, अब तो हरे निशान में लौटने के लिए शेयर तैयार है, बेहतरीन रिकवरी।
जी हाँ अभिषेक, इसकी वजह वो लेबर कोड का इम्पैक्ट है। देखिए अब सभी कंपनीज इस पर्टिकुलर क्वार्टर तो वैसे ही अपने आंकड़े जो है उनको रिपोर्टेड प्रॉफिट देना पड़ता है, फिर उसके बाद हम उसको एडजस्ट करते हैं कि जो लेबर कोड का इम्पैक्ट है उसको एडजस्ट करके एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ सकता था, और वो जो प्रॉफिट है वो उम्मीद के मुताबिक आता हुआ दिखा है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है लगभग 600 करोड़ का कंपनी ने इस बार दर्ज किया है। और ये एक बड़ी वजह ज़रूर सामने आ रही है उस एक्सेप्शनल आइटम की वजह से, जो है एक क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इनका ये अमाउंट बड़ा आना ऐसी हम उम्मीद कर ही रहे थे, और उसके चलते जो है कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी को वन टाइम एक बार इम्पैक्ट हमने ज़रूर आते हुए देखा है, और स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी। बिल्कुल अच्छी रिकवरी, और ये हरे निशान में देखिए मारुति सुजुकी का शेयर लौटने की तैयारी कर रहा है। अब 600 करोड़ रुपए का लेबर कोड का इम्पैक्ट है। अब क्या नहीं कि देखिए वन टाइम है वो, अब वो करना ही था, सभी को करना था, अक्रॉस द इंडस्ट्री वो चीजें होनी थी, और उसके चलते लोअर लेवल से एक शार्प रिवर्सल। तो एक काम करते हैं, एक तो फिर से व्यू लेना बनता है। हालांकि पिछले 10 में से 9 सत्र इंक्लूडिंग टुडे मारुति के शेयर में गिरावट आई है। काफी ज्यादा परेशान हुए हैं निवेशक। अंशुल जी, आपका व्यू मारुति को लेकर? एक्चुअली आपने वही कहा जो मैं कहना चाह रहा था। 15 दिन में 16.92% की गिरावट है आज का लो मिला के, और इत्तेफाक से आज का लो जो बना है 10 मंथ मूविंग एवरेज और 50 वीक मूविंग एवरेज पे बना है, इसलिए इतनी शार्प बाउंस आती हुई दिख रही है। 15,260 पे ब्रेकडाउन बना था, वही लेवल रिक्लेम हो रहा है। अगर 15,260 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर पूरी फॉल का 50% रिट्रेसमेंट 15,800 से लेके 16,200 तक ऊपर में आ सकता है। बट ओवरऑल इस रैली में भी अगर आप बाई कर रहे हैं तो छोटी क्वांटिटी में रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो गया, नी जर्क रिएक्शन है। ओवरऑल ट्रेंड ऑटो स्टॉक्स का नीचे ही का है। नी जर्क रिएक्शन 10 मंथ और 50 वीक मूविंग एवरेज से आया है, जो 16,000 16,200 तक खिंच सकता है, बट उसके बाद वापस से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो एक नी जर्क रिएक्शन है, छोटा मोटा लॉन्ग कर सकते हैं, बट ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का भी और ऑटो इंडेक्स का नीचे का है। नीचे का ही है मारुति सुजुकी का ट्रेंड, और जो लेवल आपको बताया प्रदीप जी ने कि 14,300 के लेवल पर आप नजर रखिएगा मारुति में। 14,300 एक बड़ी वजह यही कि वही है इसके 200 डीएमए का लेवल। 200 डीएमए उसको इन्वेस्टर डीएमए भी कहा जाता है। बाकी तो सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे शेयर आ ही गया है, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, और जो एफटीए हमने जो साइन किया है यूरोप के साथ, थोड़ा कॉम्पिटिशन तो इनके लिए बढ़ेगा। अब देखते हैं आगे कितना इंपैक्ट आया है। धीरे धीरे बाजार में चीजें प्राइसिंग होती रहती हैं। लेकिन चलिए 2:23 हो गए, थोड़ा आज लेट हो गया है ट्रेडिंग कॉल लेने में, लेकिन शुरुआत रूपक जी आपसे कर लेते हैं। बताइए आपके क्लोजिंग ट्रेड्स आज के लिए क्या होंगे? आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स रहेगा मेरा एक तो बजट रिलेटेड आरबीएनएल स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक दो दिन की कंसोलिडेशन के बाद एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट आरएसआई भी इंडिकेटर आरएसआई भी पॉजिटिव क्रॉसओवर पे है, तो मुझे लगता है यहाँ से रिकवरी जो है वो 350 तक 360 तक जा सकता है ऊपर। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस 338 339। स्टॉप लॉस रखना होगा 327 पे, और टारगेट 360 का होगा। दूसरा कॉल रहेगा सीयूबी। ये स्टॉक हमने मॉर्निंग शो में भी दिया, तो सीयूबी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट पे, और सिग्निफिकेंट अपसाइड की उम्मीद है। मुझे लगता है 330 तक जा सकता है, तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस 291 फॉर टारगेट ऑफ 330। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा एट 278। तीसरा कॉल रहेगा जीएमडीसी मेटल्स एंड माइनिंग्स में कंटिन्यूअसली पॉजिटिविटी चल रहा है। जीएमडीसी थोड़ा करेक्शन के बाद एक बार वापस एक अप मूव में है, तो मुझे लगता है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा अराउंड द स्टॉक फॉर द शॉर्ट टर्म, और स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 558 फॉर ए टारगेट ऑफ 580, और नीचे स्टॉप लॉस रखना होगा 544 का। ठीक है, तीनों के तीनों जो सौदे हैं ना, सारे के सारे तेजी के हैं। जीएमडीसी के लिए 580 का टारगेट, इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक सुझाया है रूपक जी ने, और 330 के टारगेट 278 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक बार ना बैंकिंग की अगर बात हो रही है तो जरा एक बार सीएसबी बैंक के शेयर को भी दिखाइए, क्योंकि नतीजे आने के बाद ये शेयर 13% टूट गया है। 13% आपको नीचे दिखाई देगा, लेकिन अगर आप दिन के हाई से देखेंगे तो 535 रुपए वाला शेयर अब 435 रुपए का है। ये तो हाल है। इसलिए जो
हाई बीटा वाले जो शेयर होते हैं, जो छोटी कंपनीज होती है ना, उसमें इस तरह के आपको बड़े स्विंग्स आते हुए नजर आएंगे। 7,500 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है सीएसबी बैंक का। हालांकि बाकी चीजें ठीक थी, इसके अपडेट्स वगैरह तो अच्छे आए थे, लेकिन यही है कि एनपीए बढ़े, थोड़े एसेट क्वालिटी को लेकर कंसर्न सामने आए और बाजार ने पनिश करना शुरू कर दिया। 13% टूट गया है ये शेयर। एक काम कीजिए प्रदीप जी, आप ना जरा सीएसबी बैंक पर अपना व्यू दीजिए और लगे हाथ अपने ट्रेड्स भी बताइए कि आपको कहां पर कन्विक्शन है, क्या खरीदना अभी। जी देखिए सीएसबी बैंक का अगर हम ट्रेंड देखेंगे, पास्ट में भी ये पहला बार नहीं है, पास्ट में भी हुआ है कि अपने ऑल टाइम हाई से सीएसबी बैंक ऑलमोस्ट दिसंबर 21 के टाइम पे भी 49% गिरा था। उसके बाद हमने देखा जुलाई 24 में भी जब टॉप बनाया था उस टाइम पे भी ऑलमोस्ट 37-38% नीचे आया था। इस बार ऑलरेडी अभी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 24-23% नीचे आया है। इस बार भी मैं यही मान के चल रहा हूँ, एटलीस्ट अपने ऑल टाइम हाई से मिनिमम 35% तो नीचे आना ही चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो करेंट जोन से भी आपको मोटा मोटा 370-360 तक स्टॉक आते हुआ दिखाई दे सकता है। तो उस हिसाब से अपना पोजीशन मेंटेन कीजिए। अभी फ्रेश बाय करने का कुछ भी सलाह नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहने वाला है। आज का जो ट्रेड रहेगा, पहला ट्रेड रहेगा वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है। इनफैक्ट 20, 50, इनफैक्ट 100 मूविंग 200 मूविंग जो एवरेज प्राइस होता है उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। रिसेंटली टाटा स्टील में एक ब्रेकआउट भी आया है। स्टॉक ज्यादा चला नहीं है, मुझे लगता है कि करेंट जोन से ही बाय करना चाहिए। और आपका पहला टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट यहाँ पे 198। सेकंड टारगेट रहेगा 215 रहेगा सेकंड टारगेट। एक स्टिकली स्टॉप लॉस ऑफ 180 के आसपास मेंटेन करके जाइए और टाटा स्टील करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। सेकंड जो मेरा आज का कॉल रहेगा वो है जी शिपिंग। अभी 1180 के आसपास चल रहा है प्राइस एंड इसमें भी ऑलमोस्ट एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ब्रेकआउट आया है और मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट आगे नेक्स्ट 4 से 5 दिन कंटिन्यू रह सकता है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 1225 रहेगा पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 1265 रहेगा सेकंड टारगेट। एक 1110 के आसपास का आपका एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा। ठीक है, ये बढ़िया है। टाटा स्टील और जी शिपिंग, ये दो शेयर हैं, ये आपके रडार पर होने चाहिए और दोनों के दोनों ये तेजी के सौदे। तो हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से ना लगातार तेजी के ही ट्रेड्स निकल के आ रहे हैं। इस बीच एसीसी के नंबर आ गए हैं और मुनाफा इनका 1092 करोड़ रुपए से घटकर आए हैं 404 करोड़ रुपए। अडानी ग्रुप की ये कंपनी प्राइमा फेसी पहले नंबर तो थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी क्या कोई वन टाइम एडजस्टमेंट है प्रॉफिट में? क्या कोई वन टाइम हिट आया है जिसके चलते मुनाफे में इतनी गिरावट आ रही है? ये भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव जरूर नजर आ रहा है। वैसे भी शेयर थोड़ा सा आपको ये नीचे दिखाई देगा। एक बार नतीजे थोड़ा इसके विस्तार से आ जाने देते हैं, उसके बाद इस पर हम आगे अपने एक्सपर्ट्स का व्यू भी लेंगे। लेकिन आज ना दिन भर थोड़ा वोलेटाइल रहा शेयर और जो ही नतीजा है थोड़ा सा और नीचे ये शेयर गया है। 1704 रुपये आज का आई है, फिलहाल 1680 रुपये के आसपास आपको शेयर ये कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। आय हालांकि ये कंपनी की बड़ी है एसीसी की, तो मिक्स्ड नंबर आए हैं। एक राय भी ले लेते हैं और लगे हाथ अंशुल जी की कॉल भी ले लेते हैं। अंशुल जी पहले एसीसी फिर आपकी कॉल। सर देखिए एसीसी में इमीडिएट और मेजर सपोर्ट 1573 का है। तो डाउन साइड जो बनी है मंथली चार्ट पे थर्ड डाउन मंथ है और प्रोबेबली फोर्थ डाउन मंथ भी दिखेगा जिसमें आपको 1573 का लेवल टेस्ट होते हुए दिखेगा। दूसरा इस पे ओवरहैंग वो एक्विजिशन मर्जर वाला भी रहेगा, जो अंबुजा सीमेंट में सारी कंपनियां मर्ज होनी है तो थोड़ा बहुत उसका भी प्रेशर रहेगा। ओवरऑल वीकनेस दिख रही है, 1573 तक नीचे आ सकता है। अगर बहुत लॉन्ग टर्म व्यू है तो फिर अंबुजा सीमेंट या अल्ट्राटेक ग्रासिम ले लेना चाहिए। एसीसी इवेंचुअली जाके अंबुजा में ही मर्ज होना है, तो 1573 तक की डाउनसाइड दिख रही है। और एक सुबह का अपडेट दे दूं, बैंक ऑफ इंडिया बाय दिया था मॉर्निंग कॉल में 163 पे, 167 का टारगेट डन हो चुका है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दूसरा भी बैंकिंग स्टॉक्स में ही मोमेंटम है, बाकी सारे स्टॉक्स में 19-20 चल रहा है। बैंकिंग हाई वोल्टेज हाई मोमेंटम स्टॉक्स हैं, तो इंडियन बैंक को बाय करके चलना चाहिए 890 रुपए में। 870 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 930 रुपए का इसका टारगेट रहेगा। पूरा मिला के 48 डेज का कप हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट बन रहा है, वॉल्यूम अच्छा है, ब्रेकआउट सस्टेन होता है, तो 930 रुपए का टारगेट आपको इंडियन बैंक में आराम से मिल जाएगा। 890 पे बाई करना है, 870 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अंशुल जी की तरफ से भी तेजी के सौदे। इंडियन बैंक 930 के टारगेट और स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 870 रुपए पर। एसीसी नंबर के बाद हम देखने की वीकनेस है
लेकिन जैसा कि अंशु जी ने कहा कि अल्टीमेटली जाके इसका मोजा में विलय ही होना है। और सिर्फ इसी का क्यों, बाकी भी कई सारी ऐसी कंपनीज थी, सांघी इंडस्ट्रीज हो गया, इसके अलावा हमने देखा कि ओरिएंट सीमेंट का भी एक्विजिशन किया था। तो एक ये सीमेंट की एक दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक को टक्कर देने के लिए बनानी ही थी, और देखते हैं कि आगे कब होता है। फिलहाल नंबर्स तो इनके थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। हालांकि मार्जिन इंप्रूव किया इन्होंने, एबिटा मार्जिन 7.5% से बढ़ के 9.5% हो गया है एसीसी का। एक बार जरा ना फिर से मुझे ना मारुति का जरा चार्ट दिखा दीजिए, क्योंकि मारुति में काफी ज्यादा हम वोलेटिलिटी देख रहे हैं। शेयर करीब 1% 1.25% आपको नीचे फिर से दिखाई देगा। आप ये देखिए नतीजा आने के बाद कितना तेज स्विंग हो रहा है मारुति। हालांकि एक नंबर बड़ा अच्छा है, सृष्टि भी मेंशन कर रही थी, वो था वॉल्यूम ग्रोथ का। 18% के आसपास की एक्सपेक्टेशंस थी और 20% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की। देखते हैं कि आगे कितना मदद मिलता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ढेर सारी इंटरेस्टिंग रिसर्च, ढेर सारे बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए होंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए, आप भी कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। अब सीधे चलते हैं एनआईटी की मैनेजमेंट के पास। एनआईटी लर्निंग के मैनेजमेंट से नतीजों पर खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि FY26 के लिए ग्रोथ और आउटलुक किन वजहों से क्या है, उनका आउटलुक और मार्जिन पर दबाव क्यों आया है, साथ ही किन वर्टिकल्स में सुस्ती दिख रही है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एनआईटी ग्रुप के को-फाउंडर और एनआईटी एमटीएस के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विजय के थडानी। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, आपके नतीजे को देखा तो यहाँ पर रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब करीब 20% की ग्रोथ दिख रही है, लेकिन इबिटा मार्जिन ड्रॉप हुए हैं। क्या वजह है, कौन से ऐसे की पॉइंट्स है जिसकी वजह से मार्जिन पर इस तरह के दबाव दिखे हैं सर? तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रेवेन्यू में 20% ग्रोथ आई है और मार्जिन जो है वो 21% है। और वो 21% मार्जिन इज बेटर देन व्हाट वी हैड गाइडेड फॉर। पर एट द सेम टाइम आपको ये भी बताना जरूरी है कि एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो पिछले साल खत्म हो गया। उस कॉन्ट्रैक्ट का जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इनिशियली थी, अनलाइक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉर्मली होते हैं, इसलिए उसका मार्जिन जब एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छी होती थी एबिटा मार्जिन। वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और जब वो खत्म हुआ उसके हिसाब से हम अपनी वापस जो हमारी मार्जिन है, टारगेटेड मार्जिन है 20% प्लस, उस पे आ गए। तो उसका नतीजा आप देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, वो एट इट्स पीक $30 मिलियन साल में कंट्रीब्यूट कर रहा था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, उसके बावजूद हम 20% बढ़ रहे हैं और अपनी मार्जिन मेंटेन कर रहे हैं। आई थिंक वो चीज, और कि 4 नए एमटीएस कस्टमर्स आए, 4 रिन्यूअल्स हुए और एक एक्सपेंशन हुई, आई थिंक ये चीजें बताना हुई उतना ही जरूरी है। और लास्ट चीज मैं ये कहूंगा कि एआई इनेबल्ड रेवेन्यू ये 11% हो गया अब हमारी रेवेन्यू का, और वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम जो कंपनी है हमने एआई के ऊपर बहुत अर्ली इन्वेस्टमेंट की थी और इसलिए हम इससे बोलते हैं कि हमें मेरे ख्याल औरों से थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है और उसी की कोशिश हो रही है। ऑलराइट, थदानी जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। अगर हम आपके रेवेन्यू को देखें तो वहाँ पर भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, पर मार्जिन्स में थोड़ी सी गिरावट रही है। अगर आप हमें बता पाएं कि आगे चल के मार्जिन्स का क्या आउटलुक है और इस बार अगर हम साल दर साल कंपेयर करें नंबर्स तो क्या रही है वो गिरावट की वजह? हाँ जी, तो जो गिरावट का मैंने अभी उन्हें बताया कि वो क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट था हमारा जो हाई मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट था, वो पिछले साल खत्म हो गया। हमारी नॉर्मल मार्जिन 18 से 20% हुआ करती थी, अब वो 20% पे स्टेबलाइज हो चुकी है। तो क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वी गॉट अ मार्जिन बूस्ट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और काफी बड़ा था वो कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बावजूद हमने उस मार्जिन से रिकवरी किया है और उस ग्रोथ से भी रिकवर किया है, और अब हमारी जो 20% ग्रोथ है
19% ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर उस कॉन्ट्रैक्ट के ना होने के बावजूद भी है। तो आई थिंक आवर स्टैंडर्ड बिल्कुल सही बात है, आपने कहा भी था पिछले सवाल के जवाब में भी ये चीजें आपने कही भी थी। सर अब FY26 के गाइडेंस की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू और मार्जिन के ट्रैजेक्टरी पोस्ट इस इंटीग्रेशन के किस दर जाते हुए आप देख रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं आप? तो हमने गाइडेंस पूरे साल का दिया हुआ है 10% ऑन ऑर्गेनिक बेसिस, और अब वो हो गया है 15% इस साल का, क्योंकि इस साल में अभी हमारे पास 2 एक्विजिशन हो चुके हैं। एक हमने MST का किया था, जर्मन कंपनी है, और वो बहुत ही अच्छा एक्विजिशन रहा है। उनके अभी 2 क्वार्टर खत्म हुए हैं और अभी एक और क्वार्टर रहता है, और एक नया एक्विजिशन जो 4th क्वार्टर में हुआ, उसका इन तीनों का बेनिफिट आएगा। तो ओवरऑल हमारा रेवेन्यू जो है वो 15% के करीब ग्रोथ होगा। तो ये आपकी तरफ से गाइडेंस भी आ गए हैं और करेंसी के बेस। बिल्कुल बिल्कुल सर, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और दर्शकों को गाइड किया कि आगे आप लोगों के क्या प्लान्स है, आप किस तरह के गाइडेंस पर और किस आउटलुक के साथ काम करने वाले हैं, इसको लेकर हमारे दर्शकों को आपने पूरी डिटेल्स दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और आने वाली तिमाहियों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। चलिए वापस से लौटते हैं बाजार की ओर। बाजार में आज नतीजे, कई सारे अच्छे नतीजे आए, जिसमें BL, मारुति जैसे नतीजों पे हमने काफ़ी चर्चा की भी है। इस बीच हमारे साथ 2 मेहमान और आ चुके हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं बाजार पर, उनके टॉप ट्रेड्स भी जान लेते हैं। आस्था जैन भी जुड़ गई हैं और सौमिल मेहता जी भी हैं। आप दोनों मेहमानों को गुड आफ्टरनून। सौमिल, सबसे पहले आप बता दीजिए क्लोजिंग में आपकी तरफ से क्या टॉपिक है, क्या लेकर आए आज सर आप? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा टॉपिक इस समय रहेगा बैंकिंग में। PSU बैंकिंग में मुझे लगता है कि अच्छा स्पार्क है और यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने मिल सकती है। मेरा पिक रहेगा इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने एक फिर से एक नई ट्रेंड ऊपर की तरफ शुरू की है। अच्छा मोमेंटम है, आज 10 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी लिया है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 848 पर, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 940। ओके, तो ये लगातार यहाँ पे सरकारी बैंकों पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स का सुबह से ही ये कॉल भी दे रहे हैं और अच्छा चला भी है, कई सारे हमारे एक्सपर्ट्स के टारगेट भी अचीव हुए हैं। एक और स्टॉक बात कर लेते हैं फाइनेंशियल स्पेस से ही, श्रीराम फाइनेंस में 1 साल में ये स्टॉक डबल हो चुका है, लेकिन अब सवाल ये है क्या ये मोमेंटम स्टॉक का आगे भी कंटिन्यू होगा? आस्था जी, अब क्या लग रहा है? श्रीराम फाइनेंस की स्टोरी हमने देखी, समझी और लोगों ने खूब पैसा भी बनाया होगा इस स्टॉक में, और 52 की खाई देखिए, 83% की तेजी आपको यहां से दिखेगी। आगे भी ये तेजी जारी रह सकती है फंडामेंटली? अब क्या सलाह बन रही है? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो बहुत अच्छी चाल हम ऑलरेडी ये काउंटर में देख चुके हैं। अब आपने जैसे फंडामेंटल्स की भी बात की, तो मुझे लगता है फंडामेंटल्स भी यहाँ पे ठीक-ठाक बने हुए हैं, क्योंकि देखा जाए तो जो कंपनी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस अपने रिजल्ट्स में दिखाई थी, बेहद शानदार परफॉर्मेंस थी, और टेक्निकली भी देखें तो स्टॉक काफ़ी अच्छा अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर अभी भी एक मोमेंटम शो कर रहा है, एक इसमें कॉन्फिडेंस बना हुआ है। मुझे लगता है आगे जाते हुए, अभी चल रहा है ये 1013 पे, आगे जाते हुए इसमें जो ये तेजी है ये और भी तूल पकड़ती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट लेवल हमें जो देखने को मिलेंगे वो पहला लेवल होगा 1025 का, और उसके बाद जो दूसरा लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वो तकरीबन 1050 का रहेगा। तो श्रीराम फाइनेंस अभी भी अच्छा लगता है, मुझे लगता है 1050 तक की एक चाल दिखाता हुआ नजर आ सकता है ये काउंटर। 50 के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा आस्था जी? देखिए, 1000 अगर 50 की बात करें तो मुझे लगता है कि ये जो लेवल है ये कुछ हफ्तों में एटलीस्ट हम यहाँ पे 6 से 7 ट्रेडिंग सेशंस माने या फिर 1 से 2 हफ्ते माने, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ये लेवल्स दिखते हुए नजर आने चाहिए। चलिए, श्रीराम फाइनेंस की बात हो गई, एक नतीजे आए हैं और नीचे आप देख भी पा रहे होंगे फ्लैश में, वी गार्ड के नतीजे। कंसोलिडेटेड मुनाफा कम हुआ है, 60 करोड़ से घटकर 57 करोड़ हो गया है। कंसोलिडेटेड आय 1268 करोड़ से बढ़कर 1403 करोड़। तो आय में ग्रोथ दिखी है, मुनाफे में
हल्की कमी दिख रही है। ईबिटा भी बढ़ा है 104 करोड़ से बढ़कर 123 करोड़ और ईबिटा मार्जिन 8.3% से बढ़कर 8.8%। ज़्यादातर पैरामीटर्स पे नतीजे ठीक ही लग रहे हैं, हालांकि मुनाफे पर थोड़ा दबाव जरूर दिखा है, लेकिन स्टॉक देखिए फ्लैट ही कामकाज कर रहा है। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और इस बीच नतीजों का जो सिलसिला है स्पेशली निफ्टी का वो जारी है और आपकी स्क्रीन पर एसबीआई लाइफ के नतीजे भी आ गए हैं। मुनाफा 551 करोड़ रुपए से बढ़कर 577 करोड़ रुपए पर आया है। तो प्राइमा फेसी ये नंबर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कि आय के ग्रॉस प्रीमियम इनकम वगैरह के नंबर किस तरह के निकल के आते हैं एसबीआई लाइफ में। फिलहाल ये पहला आंकड़ा जो आपकी स्क्रीन पर है ये तो ठीक नजर आ रहा है और शेयर भी करीब 1.5% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 2066 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। एक व्यू ले लेते हैं पहले इस पर एसबीआई लाइफ पर। रूपक जी एक राय दीजिए, जरा चार्ट चेक कीजिए, एसबीआई लाइफ कैसा लग रहा है आपको और क्या करना चाहिए अभी? जी, एसबीआई लाइफ का चार्ट मुझे अच्छा ही लग रहा है। असेंडिंग चार्ट पैटर्न है डेली टाइम फ्रेम में और अभी आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉसओवर आया तो मोमेंटम अच्छा रहना चाहिए। अराउंड द स्टॉक 2160 तक जाना चाहिए अपसाइड में और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 2010 के नीचे। ठीक है, 2010 का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए एसबीआई लाइफ के शेयर में। बाकी आंकड़ों का इंतजार है, बाकी आंकड़े देखते हैं कि किस तरह के निकल के आते हैं। फिलहाल जो प्रॉफिट का नंबर है ये तो ठीक ठाक नजर आ रहा है, 1.25%। अच्छा, नेट प्रीमियम आय ये 24,827 करोड़ रुपए से बढ़कर 30,245 करोड़ रुपए पर ये आई है। तो ये नंबर भी बाजार को पसंद आना चाहिए। ठीक ठाक है। तो मुनाफे में और रेवेन्यू में, आय में, प्रीमियम आय में, दोनों में बढ़ोतरी आई है। आस्था जी एक फंडामेंटल व्यू भी आपसे जानना चाहेंगे। पिछले साल की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस स्टॉक्स की चाल बढ़िया रही थी। एसबीआई लाइफ क्या व्यू होगा आपका और कैसे लग रहे हैं आपको नंबर्स? हाँ, फेसी तो ठीक लग रहे हैं बट स्टिल एक डिटेल्स में जरूर इनका आकलन करना जरूरी है, कुछ भी यहाँ पे वक्तव्य देने से पहले। लेकिन अगर मैं टोटली बात करूं एसबीआई लाइफ की तो इसके फंडामेंटल्स पहले भी अच्छे ही हमें लगते थे, क्योंकि जिस तरह से ये जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, सबसे पहले तो उन्होंने काफी बढ़िया यहाँ पे एक तरह से बूस्ट कर दिया है जो प्रोटेक्शन डिमांड है उसको, और वो एक कंपनी के लिए काफी बड़ा यहाँ पे एक फायदेमंद कहते हैं पहलू था। तो मुझे लगता है कि वो है। दूसरी तरफ कंपनी ने जब पिछले तिमाही के अपने नतीजे पेश किए थे तो उसमें भी उन्होंने एक बहुत बढ़िया डबल डिजिट ग्रोथ इन्होंने दिखाई थी। और ये जो ग्रोथ आई थी इसके पीछे का वजह था कि इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो काफी बैलेंस था। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से प्रोडक्ट मिक्स इनका बैलेंस था, प्रोटेक्शन वाला जो इनका पार्ट है वो उसमें भी हमने देखा है कि काफी अच्छी डिमांड हमें देखने को मिली थी। और डिजिटल इंटीग्रेशन जो कंपनी कर रही थी तो उसका भी फायदा कंपनी ने अपने नतीजों में यहाँ पे दिखाया था। तो प्राइमा फेसी ये नंबर काफी अच्छे लग रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन डेप्थ पे यही नंबर्स और इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा तो डेफिनेटली एसबीआई अब 2200 की चाल पकड़ता हुआ नजर आएगा लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, 2200 रुपए की तरफ जाता हुआ ये शेयर दिखाई देगा। 2109 रुपए का इसका हाई है 52 वीक का और वहां से बहुत ज्यादा तो कोई दूर नहीं है। अगर आप साल भर में देखेंगे तो लगभग 45% के आसपास का रनअप एसबीआई लाइफ के शेयर में हो गया है। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ दोनों चले हैं और ठीक ठाक हेल्दी नंबर इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। आज बाजार में हम देख रहे हैं कि इटर्नल में भी अच्छी तेजी है। 3-4 सत्र की लगातार गिरावट हो रही थी और आज मोमेंटम अच्छा है, करीब करीब 0.5% ऊपर आपको शेयर नजर आएगा। अगर आप न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की बात करें तो इटर्नल के अलावा स्विगी भी साथ में चल रहा है, एक साथ ही चलते हैं एक साथ गिरते हैं, ऐसा हमने कई बार देखा है। और इसके अलावा पेटीएम के शेयर में 2-2.5% के आसपास के मूव आपको दिखाई देंगे। तो इस बास्केट में लगभग आधे शेयर चल रहे हैं, आधे शेयर आपको गिरते हुए दिखाई देंगे। कार ट्रेड हो गया, नायका, होनासा, ये सब शेयर आपको नीचे नजर आएंगे। आपसे राय लेना चाहेंगे सोमिल जी, क्या व्यू होगा आपका इटर्नल को लेकर? इटर्नल ने परेशान बहुत किया है, बहुत तेज उठापटक हो रही है शेयर में।
सौम्य इटर्नल जी में अगर प्लीज आप अनम्यूट देखें, कीजिए, फिर आपकी मधुर वाणी हम सुन पाएंगे सर। अपॉलॉजीज। यहाँ पर अगर आप इटर्नल की बात करें तो इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रही है, बहुत शार्प मूव्स देखने मिले हैं। थोड़ी सी गिरावट भी है कुछ समय से 360 370 के लेवल से नीचे की तरफ रुक किया है, 250 तक गया। दैट्स अ वेरी वेरी डीप सेल ऑफ। अब यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट लेवल है अराउंड 255 250 के आसपास, और वहीं से ही ये ऊपर की तरफ रुक गया है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं है, तो शॉर्ट टर्म की अगर आप बात करें तो पॉजिटिव है। 285 तक जा सकता है, दैट इज 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन मीडियम टर्म के अगर रिवर्सल्स हमें ढूंढने हैं तो दैट विल बी ओनली अबव 307 के ऊपर जाता है, तभी इसके अंदर मुझे लगता है कि मीडियम तक के अच्छे ब्रेकआउट्स देखने मिलेंगे और फिर ऊपर की तरफ नया रैली ऊपर की तरफ शुरू होगा। ठीक है, इटर्नल को लेकर ये व्यू है, लेकिन आप एक बार ना बीएल के शेयर को भी देखिए। बीएल अब 10% ऊपर है, डे हाई पर बीएल और डे हाई पर और लाइफ हाई पर, दोनों पर ये शेयर आपको दिखाई देगा। और स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए थे इसके, रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, मार्जिन हो गया, सारे के सारे नंबर अच्छे आए थे। और कंपनी ने यह भी बताया था कि अभी जो इनके पास ऑर्डर बुक है लगभग 73,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। तो आज का बिग शो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 458 रुपए का हाई बनाने के बाद उस लेवल पर आपको टिकता हुआ भी दिखाई देगा। एक जरा राय इस पर और ले लेते हैं, और इसके अलावा ना मैं सीजी पावर पर भी फिर व्यू लूंगा, क्योंकि सीजी पावर के जो नंबर्स आए थे ना वो मतलब एस्टिमेट्स के मुकाबले बहुत तगड़े नहीं आए थे। कुछ कुछ ब्रोकरेज ने टारगेट भी कट किए थे, फिर भी शेयर आज दौड़ लगा रहा है। आज कैपिटल गुड्स में अच्छा मोमेंटम है, सीजी पावर आप देखेंगे, एबीबी देखेंगे, सारे शेयर चल रहे हैं। क्या ये बजट वाला फ्लेवर है, ये समझेंगे। लेकिन राय पहले बीएल को लेकर आप रूपक जी दीजिए, क्या व्यू है आपका शेयर को लेकर? बीएल क्या यहां से भी खरीदना चाहिए या फिर अब छोड़ दें? ये बीएल का चार्ट पैटर्न एकदम स्पेक्टेकुलर एक ब्रेकआउट दिया, और 7 महीने का कंसोलिडेशन जो चल रहा था उसका ब्रेकआउट आया, तो डेफिनेटली ऐसा काइंड ऑफ मूव एक्सपेक्टेड था। मुझे लगता है ये मूव और जो गेन्स है वो एक्सटेंड हो सकता है और 475 तक जा सकता है अपसाइड में। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा 447 पे, 447 नहीं टूटा तो अपसाइड बरकरार रहेगा और स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा शॉर्ट टर्म में। ठीक है, बीएल को लेकर ये व्यू हो गया। सीजी पावर में भी हम देख रहे हैं कि 9% के आसपास का उछाल है। जो ब्रोकरेजेस हैं मतलब उनकी तरफ से थोड़ा मिक्स्ड व्यू है, थोड़े कॉशियस भी नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट में 6% की बढ़त तो हुई थी सीजी पावर में, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत स्ट्रांग कोई नंबर नहीं आए थे। लेकिन आज अपमूव बड़ा कमाल का है। राय आपकी अंशु जी सीजी पावर को लेकर? ये शेयर लगातार गिर रहा था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसमें जबरदस्त रौनक लौटी है। 88 डेज में 34% करेक्ट हुआ है स्टॉक। ऊपरी स्तर से लगभग 786 से नॉन स्टॉप 525 तक नीचे आया था, उसी घड़ी में बाउंस बैक कर रहा है। बाउंस बैक में डेली स्विंग हाई 606 रुपए पे, वहां तक का आराम से बाउंस बैक आ जाएगा। अगर इसको एक्सटेंड करना है तो फिर 606 निकालना पड़ेगा। उस केस में पूरे फॉल का 50% रिट्रेसमेंट 646 पे है, वहां तक आ सकता है। बट इमीडिएटली 606 607 जो स्विंग आई है वहां तक तो फटाफट जा ही सकता है। ठीक है, ठीक है, 600 के ऊपर निकलने के लिए सीजी पावर आपको तैयार दिखाई देगा। इस बीच टीवीएस होल्डिंग के नतीजे आ गए हैं और सबसे पहले टी नौ स्वदेश पर आपको ये नतीजे मिलेंगे। मुनाफा 681 करोड़ रुपए से बढ़कर 969 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर के ये फिगर्स आपके सामने हैं और शेयर करीब 4% ऊपर आपको नजर आएगा। लेकिन इसके साथ साथ बाजार पर भी नजर डालिए, क्या गजब के स्विंग्स आ रहे हैं। अब फिर से जो निफ्टी है ये डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 25,314 का लेवल आपको नजर आएगा। 140 अंकों का उछाल है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गेंस रह गए थे सिर्फ 40-50 अंकों के, वो फिर से बढ़ के हो गए 350 अंकों के। तो अच्छी स्ट्रेंथ 59,550 का लेवल आप निफ्टी बैंक पर देखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स, कुछ और मौके हम समझने की कोशिश करेंगे, आप कहीं जाएगा नहीं।
स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। तो देखिए नतीजों का जो पूरा दौर है वो ज़ोरों शोरों से आप देखते हुए देख रहे हैं। देखिए अभी पाइन लैब्स के भी नतीजे आ गए हैं, अच्छे नतीजे दिख रहे हैं और स्टॉक में हरे निशान में कारोबार भी हो रहा है। पर चलिए अब 3 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आपको बताने का कौन से हैं वो काउंटर्स जहां पर फिलहाल ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट मार्केट्स एट 3 का। तो रोज की तरह मार्केट्स एट 3 में एक्शनेबल काउंटर्स हमें बताने के लिए आनंद शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद बताइए कहां दिख रहा है एक्शन? जी हाँ सृष्टि, बाजार की तरफ देखें तो आज उतार चढ़ाव पर बाजार कारोबार कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तेज़ी बनी हुई है। और जहां से सपोर्ट मिल रहा है वो है मेटल सेक्टर में लगातार दूसरे दिन तेज़ी देखने को मिल रही है। हिंद कॉपर, नाल्को, मोइल, इन तीनों शेयरों को देखेंगे तो 5 से 12% की अच्छी तेज़ी आज देखने को मिल रही है। वहीं वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें तो स्पंदना स्फूर्ति का शेयर देखिए 7 से 8% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है और औसत से करीब 14 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं क्रूड की कीमतों में उछाल के चलते ऑयल इंडिया का शेयर देखेंगे तो 10% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और औसत से करीब 11 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तेजस नेटवर्क की बात करें तो 14 से 15% ऊपर कारोबार कर रहा है और औसत से 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम तेजस नेटवर्क के भी शेयर में देखने को मिल रहा है। कई सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। नतीजों की तरफ देखें तो बीईएल के नतीजों की बात करें तो जो मुनाफा है वो करीब 200 करोड़ बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 1300 करोड़ से बढ़कर अब 1500 करोड़ पहुंच गया है। वहीं आय की बात करें तो 5756 करोड़ से बढ़कर अब 7122 करोड़ पहुंच गया है। एबिडा और एबिडा मार्जिन के फ्रंट पे भी देखेंगे तो बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते शेयर 10% की शानदार तेजी आज दिखा रहा है। वहीं टीवीएस मोटर्स के नतीजों की बात करें तो मुनाफा जो है वो 618 करोड़ से 940 करोड़ पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं आय की बात करें तो 9000 करोड़ से बढ़कर अब 12000 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच गया है। 3 से 4% की तेजी टीवीएस मोटर्स में भी देखने को मिल रही है। वहीं मारुति सुजुकी के नतीजों की तरफ देखें तो मुनाफा जो है 3600 करोड़ से बढ़कर अब 3700 करोड़ के पार पहुंच गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि 100 करोड़ के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। वहीं आय की तरफ देखेंगे तो 38,000 करोड़ से बढ़कर अब 49,000 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच गया है। हालांकि शेयर में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब रिकवरी करता हुआ शेयर नजर आ रहा है। खबरों की तरफ देखें तो गेल पर खबर आई है, कंपनी ने लंबी अवधि के लिए करार किया है और ये जो करार है वो एलएनजी कैरियर के लिए कंपनी की तरफ से किया गया है, जिसके चलते शेयर में आज 4 से 5% का उछाल देखने को मिल रहा है। ग्रेफाइट पर भी छोटी सी खबर आई है, जहां कंपनी ने 4330 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है, बोर्ड की तरफ से ये मंजूरी दी गई है, जिसके चलते 3 से 4% की आज तेजी ग्रेफाइट के शेयर में भी देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक के ये बड़े एक्शन थे, जहां पर बड़े अपडेट्स थे, जहां पर एक्शन आज देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जिनमें देखिए एक तरफा हम रैली देख रहे हैं, जहां एफएमसीजी पैक इतना कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वहीं मेटल्स की चाल जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। साथ ही पूरा एनर्जी बास्केट आज आपको अच्छी तरीके से ट्रेड करता हुआ दिख रहा होगा। बट इस बीच एक बार कोल इंडिया का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैं देख रही थी वहाँ पे भी 3 से 4% की तेज़ी है। क्योंकि देखिए आप ऑयल एंड गैस शेयरों में एक पल के लिए समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल लिंक्ड प्राइजेस के चलते यहाँ पर तेज़ी है, पर कोल इंडिया ये फिर से जो है 5% के मूव्स दिखा रहा है। हाल फिलहाल इनकी सब्सिडीज़ और उनके वैल्यू अनलॉकिंग के चलते इसको फ़ायदा ज़रूर मिला। हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं, आइए एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। और अंशुल जी, आपसे समझना चाहेंगे कोल इंडिया का सेटअप कैसे देख रहे हैं आप? क्या यहाँ पे कोई BTST करना चाहिए? शिशी जी, कोल इंडिया कल भी अपनी बात हुई थी कि यहाँ से मूव आना स्टार्ट होना चाहिए और 452 रुपए 10 पैसा जो वीकली का स्विंग आई है वहां तक का टारगेट बनेगा। आज ही 5% की मूव बनी है, प्रोबेबली ये कैरी फॉरवर्ड कल होगी और 452 एज ए BTST टारगेट लेके इसको BTST किया जा सकता है। और दूसरा BTST मैं अभी सजेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट आ रहा है। बैंक निफ्टी फाइनली 59,600 के ऊपर आके टिकना स्टार्ट कर दी है। तो अगर किसी को इंडेक्स फ्रंट पे BTST लेके जाना है तो निफ्टी भी 25,325 के ऊपर टिक रही है, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी को 59,600 पे BTST ले जाना चाहिए। प्रोबेबली 200 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे और थोड़ा सा अगर ठीक ठाक खिंच गया तो 60,000 तक के टारगेट भी आपको आराम से मिल सकते हैं। तो 59,800 और 60,000 दो टारगेट रखने चाहिए। थोड़ा सा 60,000 की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा रहेगा।
ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर निफ्टी बैंक जो है वो फिलहाल पसंद आ रहा है। अब 59,600 के ऊपर निकला है और कल आपको अगर याद होगा तो आखिरी के आधे से एक घंटे में ही ज़बरदस्त मूव हमने देखा था, ना ही सिर्फ निफ्टी 50 में बल्कि बैंक निफ्टी ने तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स तक की तेज़ी के साथ क्लोजिंग दी थी। अभी कुछ समय पहले 200 अंकों की तेज़ी थी, वो बढ़कर अब 400 हो गई है। देखते हैं कि आखिरी के 20 मिनट में और भी कुछ कमाल होता है या नहीं। बट इसके अलावा एक बार बजाज फाइनेंस पे भी हमारे एक्सपर्ट से राय लेंगे। सौमिल, एक बार क्यों ना आप ही बताएं, बजाज फाइनेंस कोई व्यू यहाँ पे, क्या यहाँ पे BTST करना चाहिए? अब देखिए, ऐसे बाजार में जहाँ निचले स्तरों से रिकवरी आ रही है, हाल फिलहाल जिन काउंटर्स की जमकर पिटाई हुई है, धीरे धीरे करके अब उनको ढूंढना पड़ेगा और बजाज फाइनेंस भी ऊपरी स्तरों से काफी लुढ़क चुका था। एब्सोल्युटली, बजाज फाइनेंस बहुत ज्यादा करेक्शन हमें देखने मिला है इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1100 से नीचे में 900 तक के लेवल्स हमें देखने मिले इन बजाज फाइनेंस। आई थिंक यहाँ पे जो एंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा। अब यहाँ से मैं प्रीएम्प्ट अगर करना चाहूँ तो एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे 908 पर। एक स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 975 विच इज 40 डेली मूविंग एवरेज। अगर 900 ऊपर में 980 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो एक ब्रेकआउट मिलता है इन द मीडियम टर्म आउटलुक विच विल बी ग्रेट फॉर एक मीडियम टर्म में वापस से एक नई रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस को लेकर आपकी तरफ से ये राय आ गई है। एक और स्टॉक स्विगी, जहां पर आज अच्छी तेजी दिख रही है। कल इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी के रेवेन्यू में तो अच्छी ग्रोथ दिखेगी, लेकिन जो घाटा है वो और बढ़ सकता है, क्योंकि इंस्टामार्ट पर जो कंपनी ने निवेश किया है उसका दबाव यहाँ पर दिख सकता है। तो ये नतीजे मिक्स सेट ऑफ नंबर्स की संभावनाएं यहाँ पर स्विगी को लेकर लग रही है। आज नतीजों से ठीक पहले 3.25% ऊपर है। अंशुल जी, स्विगी को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए सर, वही बात जो अभी हो रही थी कि सारे बीटन एनकाउंटर्स यहाँ पे थोड़ा सा भी पॉजिटिव ट्रिगर आ रहा है, बाउंस बैक अच्छा आ रहा है। स्विगी में 24 दिन में 27.62% की पिटाई हुई थी और आज 3% का लगभग बाउंस है, जो एक्सटेंड कर सकता है 10 डे मूविंग एवरेज 330 रुपए तक, और थोड़ा सा और खिंचा तो 20 डे मूविंग एवरेज 346 भी टेस्ट कर सकता है। बट ये केवल बाउंस बैक है, तो इसको बाउंस बैक की ही तरह ट्रेड करना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नीचे का है और 297 और 290 ये दो डाउनसाइड टारगेट खुले हैं, तो बाउंस बैक करने के बाद वापस ये डाउनसाइड टारगेट अचीव करने आएगा। बाउंस बैक के बाद वापस से डाउनसाइड की भी संभावनाएं दिख रही है अंशुल जी को। चलिए, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स के तीसरी तिमाही के नतीजों पर कंपनी के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल से हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगात ने बातचीत की। आइए सुन लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ET नाउ स्वदेश और मेरे साथ आज जुड़े हैं रामदेव अग्रवाल, MD हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के। रामदेव जी, आपके रिजल्ट्स आए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऑपरेटिंग पैट जो है 611 करोड़ का है, जो कि अगर हम YOY देखें तो 16% और QOQ देखें तो 10%। हमने बाकी ब्रोकरेजेस को देखा है कि जहाँ पर रेगुलेटरी इम्पैक्ट हुआ है उनकी वजह से उनका रेवेन्यूज हैं काफ़ी हिट हुए हैं, उनके प्रॉफिटेबिलिटी हिट हुई है, बट आप का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। इसका कारण क्या है? देखिए, ब्रोकिंग पर से को डेफिनेटली सेटबैक हुआ है, क्योंकि जो वीकली जो डेली एक्सपायरी था वो मंथली हो गया, तो उसी कारण से उस बिज़नेस में तो डेफिनेटली थोड़ा सा दबाव है, रेवेन्यू में भी प्रॉफिट में भी। लेकिन जो नॉन ब्रोकिंग जो बिजनेसेस हैं, जैसे आई बैंकिंग है, वेल्थ है, एसेट मैनेजमेंट है, प्राइवेट इक्विटी है, ये सब में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है। उसके चलते नॉन ब्रोकिंग रेवेन्यू से ये जो पूरा ग्रोथ आया है, एक्चुअली नॉट ओनली इट हैज़ मेड अप जो डेफिसिट है इसमें ब्रोकिंग में, उसको मेकअप करके फिर 16% ग्रोथ हुआ है। सो मेरे को बहुत मतलब एक्साइटमेंट है इसका कि मतलब ये टाइम में जब सब पूरे इंडस्ट्री में थोड़ा डिग्रोथ है तो यहाँ पर ग्रोथ। उसी कारण देखिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी सब में ग्रोथ है। आप देखें HDFC, ICICI सबका जो देखेंगे आप, और नॉन ब्रोकिंग में सब जगह रेवेन्यू ग्रोथ है। रेवेन्यू ग्रोथ बॉटम लाइन सब जगह 25-30% मिलेगा, तो वो हमारे यहाँ भी हुआ है। उसी कारण से जो एक्चुअली नॉन ब्रोकिंग ग्रोथ
मस्ट बी अबाउट 30-35%। वो घट के होगा 16% क्योंकि ब्रोकिंग में डिग्रोथ है। अगर मैं आपके रेवेन्यू ब्रेकअप देखूं स्ट्रीम वाइज, मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस 9 महीने के लिए 27% बढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन फीस 16% और नेट इंटरेस्ट इनकम 31%। मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी आपको लगता है कि यहाँ से और आगे जा सकता है और ये जो ग्रोथ है उसमें वो सस्टेनेबल है? कैपिटल मार्केट का एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो ब्रोकिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, एसेट मैनेजमेंट हो, वेल्थ मैनेजमेंट हो, प्राइवेट हो, सब जगह ग्रोथ है। बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव माहौल है मार्केट में। और जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे और कस्टमर्स आएंगे, जो 3 मिलियन कस्टमर्स पर मंथ आ रहे हैं, उससे मार्केट हॉरिजॉन्टली बहुत एक्सपांड हो रहा है। तो उससे जो अपॉर्चुनिटी जो है कैपिटल मार्केट में बढ़ रही है। दूसरा ये कि एंट्री बैरियर भी बढ़ते आ रहा है। आज के दिन में सबसे पहली बात तो आप किसी के पास से कोई भी किसी का भी आप टैप करना चाहें तो सबसे बड़ी बात तो ब्रांड इक्विटी चाहिए। तो वो एक बात है कि भाई आपकी बाज़ार में साख क्या है, मतलब ब्रांड इक्विटी कैसा है। सेकंड, आपको नेटवर्थ भी चाहिए क्योंकि आप कॉम्पीट कर रहे हैं बैंक से, उसके बाद तो लाखों करोड़ रुपए है, हमारे पास क्या है। तो वो एक नेटवर्थ भी चाहिए। हमारे यहाँ नेटवर्थ अभी बढ़ के अभी 12-13 हज़ार करोड़ हुआ, $1.5 बिलियन हुआ है। तो वो एक भी एक एफर्ट है कि भाई बड़े बड़े के सामने खड़े कैसे हों। तो मतलब पैसे का जवाब तो पैसे से होने वाला है। तो नेटवर्थ भी बढ़ा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बहुत अच्छा है। पूरे इंडिया में करीब 98% पिन कोड्स में हमारी पहुंच है और ऑनलाइन से तो सब लोग सब तरफ पहुंच जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन का एक बड़ा खेला है। कई जगह आपको एडवाइजरी भी चाहिए वेल्थ करने के लिए या एसेट मैनेजमेंट करने के लिए, खाली डिजिटल से नहीं होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ जो है उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है और बढ़ते जा रहा है। देखिए, आपने कहा कि रेगुलेटरी हर्डल्स बहुत आए पिछले एक साल में ब्रोकिंग बिजनेस में, उसके बावजूद आपके बाकी बिजनेस ने इस हर्डल्स को ओवरकम किया और उसके बाद आपका ग्रोथ आया। अगर आगे को देखने के लिए बोले हम, तो ब्रोकिंग बिजनेस की आउटलुक कैसे है? देखिए, नवंबर 18 को लास्ट 2025 में 2024 में आपका लास्ट वो जो था डेली एक्सपायरी वो बंद हुआ, तो उसका इफेक्ट पूरा 12 महीने तक अंदर पड़ता है ईयर ऑन ईयर। तो आपका ये जो दिसंबर महीने क्वार्टर था, मेरे ख्याल से पूरा फुल इम्पैक्ट खत्म हो गया। अब मार्च क्वार्टर ओवर दिसंबर क्वार्टर एंड मार्च ओवर लास्ट ईयर मार्च, यू विल स्टार्ट सीइंग ग्रोथ ऑफ द ब्रोकिंग बिजनेस। 25 से जो मेरे ख्याल से नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ द ब्रोकिंग बिजनेस वो है 20 से 25%। वो मेरे लगता है अगले क्वार्टर में आना चाहिए और वो हमारा ही नहीं सबका आएगा। जब वो आएगा तो आप सोचिए नॉन ब्रोकिंग तो ग्रो हो ही रहा है, तो सडनली द ग्रोथ विल, सो आई वुड से फॉर नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स द ग्रोथ गिवन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस शुड बी बेटर देन लास्ट 4 क्वार्टर्स। अगर हम 9 महीने का मैं देखूं आपका नंबर, तो आप 23% आपका बढ़ा है ब्रोकिंग रेवेन्यूज। आप कह रहे हैं कि ये Q4 में जब आएगा तो वो 23% से ज़्यादा होगा क्योंकि बेस इफेक्ट भी आएगा उसकी वजह से। ब्रोकिंग नॉन ब्रोकिंग हैज ग्रोन एट 23%। ब्रोकिंग रेवेन्यूज 23% बढ़े 9 महीने के लिए। ओके, तो उसमें आपको वो इम्पैक्ट उसमें दिखेगा? हाँ, मतलब Q4 से क्लियरली everything will start picking up in the capital market, particularly starting with the retail broking, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था रिटेल ब्रोकिंग के ऊपर। तो आप सुन रहे थे रामदेव अग्रवाल को, जो चेयरमैन है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के और हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनसे बातचीत करते हुए। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस से लौटते हैं और आपके लिए BTST और STBT कॉल्स लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार हम देख रहे हैं कि दिन की ऊपरी स्तरों के आसपास जाके फिर से कारोबार कर रहे हैं। 25,350 का लेवल हम निफ्टी में देख रहे हैं। लगभग 180 अंकों का उछाल है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 400 पॉइंट की तेजी फिर से निफ्टी बैंक में बन गई है और 59,600 के आसपास के स्तर आप देखेंगे। नतीजों का पूरा एक्शन आपको दिखाई देगा। BL आज हम देख रहे हैं करीब 9% ऊपर आपको नजर आएगा और इसके अलावा CG पावर करीब 9% ऊपर है। तो ये 2 शेयर आज स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है वायदा में और निफ्टी में। लेकिन जहां पर नतीजे कमजोर आ रहे हैं उनकी पिटाई भी हो रही है। एक बार जरा CSB बैंक का शेयर आप देखिएगा, फिर से लगभग 15-16% टूट गया है क्योंकि एसेट क्वालिटी इनकी थोड़ी सी वीक हुई है, उसके चलते पनिशमेंट दे रहा है बाजार इनको। लेकिन कल के सत्र के लिए, क्योंकि कल और परसों
बजट से पहले अब ये 2 ट्रेडिंग डे आपके लिए हैं। आप BTST कहां पर करके जाएं ये जरा समझ लेते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार हैं, अंशुल जी हैं और सोमिल जी हैं। सोमिल जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपके BTST STBT के ट्रेड्स क्या होंगे आज के लिए? बैंक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। बैंक्स के ही साथ जाना चाहूंगा। यूनियन बैंक मुझे लगता है कि ग्रेट, यहाँ से भी एक अच्छा टेक होम है। एक स्टॉप लॉस रखेंगे, आज के लो पे ही स्टॉप लॉस रखेंगे, 175 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में मुझे लगता है कि ये 190 तक जा सकता है, इनफैक्ट उसके ऊपर भी जा सकता है। ये थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म का कॉल है, लेकिन मुझे लगता है कल के दिन में जो ओपनिंग होगी वो भी एक अच्छी ओपनिंग ही होगी। ठीक है, यूनियन बैंक को लेकर बुलिश व्यू, 182 रुपए पर फिलहाल आपको शेयर दिखाई देगा। बाय का ठप्पा लगा दीजिए, टारगेट स्टॉप लॉस भी डाल दीजिए इसके। 4% ऊपर आपको ये शेयर नजर आएगा। अंशुल जी, शायद आपने भी सुबह यूनियन बैंक सजेस्ट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर किसी और ने दिया था। खैर, आप अपने जरा ट्रेड्स बताइए कि आप BTST क्या सजेस्ट करेंगे? सर, सुबह बैंक ऑफ इंडिया दिया था और बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट भी अचीव हुआ है। यूनियन बैंक कल हमने डिस्कस किया था, जिसके आज टारगेट अचीव हो रहे हैं। अभी फिलहाल ग्रेफाइट में बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट आ रहा है सर। 319 दिन का VCP पैटर्न बना था, जिसका ब्रेकआउट आया, उसके बाद 16 दिन लगा के रीटेस्ट किया है और आज के सेशन में फाइनली फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। तो 662 रुपए पे ग्रेफाइट को BTST करना चाहिए। 650 रुपए स्टॉप लॉस रहेगा और 682 पे एक वीकली स्विंग हाई का रेजिस्टेंस है, तो इमीडिएट टारगेट 682 का पकड़िए। और अगर स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं इसमें 2 से 3 महीने का, तो फिर लगभग 750 760 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। बट फिलहाल वीकली स्विंग हाई 682 को टारगेट मान के चलना चाहिए BTST के लिए। ओके, तो 682 रुपए तक तो इमीडिएट बेसिस पे ग्रेफाइट का टारगेट दे रहा है और आगे 750 और उसके ऊपर के टारगेट भी अंशुल जी देख रहे हैं ग्रेफाइट को लेकर। लेकिन एक और स्टॉक है जहां पे जबरदस्त तेजी आज दिख रही है, हिंदुस्तान कॉपर। और MP में एक नए कॉपर ब्लॉक मिलने की खबर के बाद इस तरह की तेजी, और इसके अलावा क्या कुछ इस कंपनी में हो रहा है ये समझने के लिए चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, हिंदुस्तान कॉपर जबरदस्त तेजी, ऑलरेडी इतना तेज था ये स्टॉक और आज देखिए 13% से ज्यादा मजबूत है। क्या हुआ है आखिर? विश्वमोहन, देखिए जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो नया कॉपर ब्लॉक इनको मिला है मध्य प्रदेश में और ये प्रेफर्ड बिडर चुने गए हैं बघवारी खिरखोरी कॉपर एंड मिनरल ब्लॉक के लिए, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि आज बेहतरीन तेजी बन रही है। कंपनी ने माइनिंग लीज और कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया था और इसके बाद हम देख रहे हैं कि बेहतरीन तेजी हो रही है। कॉपर को द न्यू गोल्ड भी कहा जाता है और यह भी कहा जा रहा है विश्वमोहन, आप और बेहतर ढंग से जानते होंगे कि अगर आपने सिल्वर की और गोल्ड की रैली मिस कर दी है, क्योंकि सिल्वर लगभग 200% ऊपर, गोल्ड लगभग 100% ऊपर, तो कॉपर में आपके लिए मौके हैं, क्योंकि यहां पर भी स्पॉट प्राइसेस में साल भर में लगभग 50% के आसपास का उछाल आ गया है। तो उसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिला है हिंदुस्तान कॉपर के निवेशकों को भी। एक महीने में 30% दौड़ा है और जनवरी 2010 की जो रिकॉर्ड ऊंचाई है उसके करीब है। रिकॉर्ड इसने बनाया था 20 जनवरी 2010 को 656 रुपए 90 पैसे का। अब तेजी क्यों हो रही है? अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो जो भाव है $12,000 प्रति टन के आसपास के हैं और एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि इस लेवल पर शायद 2026 में ये भाव टिक भी जाएं कॉपर के। और जो डिमांड है लगातार मजबूत है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से, रिन्यूएबल एनर्जी से, डेटा सेंटर के कारोबार में, और सप्लाई में हमने देखा था कि डिसरप्शंस आए थे कई सारे बड़ी खदानों में। चिली जो कि बड़ा प्रोड्यूसर है, लगभग ग्लोबल आउटपुट में 27% के आसपास हिस्सेदारी है। इंडोनेशिया की एक माइन है, वहां पर असर पड़ा था और उसके चलते हमने देखा कि प्राइसेस इसके इंटैक्ट रहे। साथ ही चांदी में जो उछाल आ रहा है उसका भी बेनिफिट हिंदुस्तान कॉपर को भी मिल रहा है। हालांकि उनके जो 95% जो वॉल्यूम होते हैं वो कॉपर के होते हैं, 5% में चांदी होती होगी, लेकिन बट फिर भी अगर चांदी में जिस तरह की रफ्तार हम देख रहे हैं, थोड़ा बेनिफिट तो इनको मिला है क्योंकि उनके लिए बाई प्रोडक्ट है। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं आगे। एक तो कॉपर की कीमतों में जो मजबूती है लगातार जारी है, जो सप्लाई है वो तंग है, डिमांड लगातार इंटैक्ट है, और वीकर US डॉलर जो है ये और अट्रैक्टिवनेस जो है ये कमोडिटीज का, मेटल्स का बढ़ा देता है। आप डॉलर इंडेक्स देख रहे हैं कि काफी नीचे आ गया, 96 के आसपास का डॉलर इंडेक्स है और चांदी से थोड़ा मार्जिन वगैरह इनका इंप्रूव हो जाता है। अगर हम शेयर के चाल की बात करें तो 2026 में अब तक 20%,
महीने भर में 29%, 6 महीने की बात करें तो 150% का राइज हमने हिंदुस्तान कॉपर में देखा है। और 1 साल की अगर हम बात करें तो लगभग 176% का उछाल कॉपर के हिंदुस्तान कॉपर के शेयर भाव में हो गया है। तो बेहतरीन रैली हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, ये तो मतलब इन्होंने कमाल किया है पिछले 6 महीने साल भर में। विश्वमोहन, जबरदस्त तेजी, 1 साल में करीब करीब 180% की तेजी इस स्टॉक में है। और कॉपर के सप्लाई की जिस तरह की दिक्कतें हैं, होर्डिंग चल रही है बहुत सारी बड़ी इकोनॉमी के अंदर, और उसका फायदा यहाँ पर साफ तौर से मिलता दिख रहा है। और आज तो यहाँ पर 13% की जोरदार तेजी। स्वामिल जी, आप बताइए, हिंदुस्तान कॉपर इतनी बड़ी तेजी और लगातार ये तेजी चल रही है, अब क्या राय बन रही है यहाँ पर? हिंदुस्तान कॉपर में जो ब्रेकआउट मिला है अभी लास्ट 2-3 हफ्तों में, एक ट्रायंगल पैटर्न बना था, वो आज के सेशन में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। ग्रेट सेटअप है, लेकिन यहाँ से फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। ऑलरेडी 13% ऊपर है। यहाँ से मुझे लगता है कि ये 700 750 तक जा सकता है इन द मीडियम टर्म आउटलुक, लेकिन अभी इसे चेस करना इज नॉट द राइट टाइम। जब फिर से एक बार ये कंसोलिडेट करेगा, कोई पैटर्न बनाएगा, वहां पर हम वापस से कोशिश करेंगे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नो पॉइंट। जिसकी पोजीशन है डेफिनेटली वो पोजीशन ओपन रख सकते हैं। आज का लो इंपॉर्टेंट रहेगा, अराउंड 564 पे एक स्टॉप लॉस रख के आप ये पोजीशन ओपन रख सकते हैं। तो ये सलाह यहाँ पे करंट लेवल पे तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से उनको बेहतर नहीं लग रहा है, लेकिन डिप में खरीदारी कर सकते हैं, ये राय है। पीएफसी में आज काफी अच्छी तेजी है, 5.5% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। पीएफसी को लेकर अंशुल जी क्या राय है? पीएफसी में नीचे से एक कह सकते हैं वीकली पे एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है, जो ऑलमोस्ट कोल इंडिया पे और एनटीपीसी पे था। तो इसमें भी स्टॉक में पुल बैक बन सकता है। 50 वीक मूविंग एवरेज 386 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। जैसे इसके ऊपर निकलेगा, इसमें प्री बजट रैली टुवर्ड्स 399 ऑड लेवल्स बन सकती है। मेरे को नहीं लग रहा है 386 पे अटकेगा, क्योंकि जिस हिसाब का मोमेंटम है और आज 212% वॉल्यूम राइज है, तो 386 आराम से स्लाइस थ्रू करते हुए 399 तक की अपसाइड आपको बजट तक मिल जानी चाहिए। ठीक है, पीएफसी को लेकर ये व्यू हो गया। एक राय ना मैं जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर पर भी लेना चाहूंगा, क्योंकि बढ़िया शॉर्ट कवरिंग हम शेयर में देख रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, किसी की अगर लॉन्ग पोजीशन हो, सौम्य जी कैरी करे उसको? एब्सोल्युटली कैरी करना चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील में वेरी सिमिलर, अगर आप हिंदुस्तान कॉपर देखें और जेएसडब्ल्यू स्टील देखें, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न्स है और सिमिलर ब्रेकआउट्स हैं। आज के सेशन में जेएसडब्ल्यू स्टील थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1160 के आसपास स्टॉप लॉस रख के आप ओपन रखे पोजीशन। ऊपर में ये 1300 1350 तक जा सकता है इन द मीडियम टर्म आउटलुक। शॉर्ट टर्म में अगर आप देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस 1180 के आसपास रखें, और ऊपर में मुझे लगता है ये 1240 1250 तक जा सकता है। दैट विल बी अ शॉर्ट टर्म टारगेट। 1240 1250 तक जा सकता है। आज इसका हाई है 1232 का। मेरे टर्मिनल पे ना ये अपडेट नहीं हो रहे प्राइसेस। ठीक है, इसको करेक्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल बाजार बंद होने में 2 मिनट के आसपास का समय रह गया है। और आज अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग काफ़ी अच्छी मिल रही है। वो ये इसलिए क्योंकि 25,300 के लेवल को आज निफ्टी ने ना सिर्फ क्रॉस किया है, बल्कि डे हाई के आसपास ही आप देखेंगे कि निफ्टी बंद होने जा रहा है। 25,350 के आसपास, लगभग 180 अंकों के आसपास की तेजी है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 390 400 अंकों का उछाल है। 59,600 के लेवल आपको नजर आएंगे। तो निफ्टी बैंक ने अपने 20 डीएमए को आज क्लोजिंग बेसिस पर हम देख रहे हैं कि पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और निफ्टी भी जो एक हर्डल था 25,200 से 300 का, उसको पार करने की तैयारी कर रहा है। 0.25% के आसपास की तेजी रही है। देखिए, आज मतलब अभी तक ना नतीजों को लेकर थोड़ी बहुत निराशा थी, लेकिन आज जो ज्यादातर नतीजा हैं थोड़े से बेहतर साइड पर नजर आ रहे हैं। बीएल के नंबर अच्छे आए, एसबीआई लाइफ के नंबर हमने अच्छे आते हुए देखे। उसके अलावा मेटल्स में तो अच्छा मूव हम देख ही रहे हैं। बाकी ऑयल एंड गैस में ऑयल इंडिया 10% ऊपर दिन की ऊंचाई पर बंद होने की तैयारी में आपको नजर आएगा। सीजी पावर के नंबर अच्छे आए थे, 6% प्रॉफिट बढ़ा था और 9.5% शेयर दौड़ गया। एमसीएक्स के नंबर अच्छा है, 2 दिन में शेयर करीब 12-13% चल गया। तो जहां पर अच्छे नंबर्स आए हैं, बाजार उनको पूरी तरह से रिवॉर्ड कर रहा है। और डिफेंस वाले शेयरों में गार्डन रीच हो गया, एचएएल हो गया,
वहां पर भी हमने देखा कि आज बढ़िया प्राइस एक्शन हमें दिखाई दिया। कंजम्पशन का माहौल थोड़ा सा ढीला था क्योंकि टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स हो गया, ये कमज़ोर रहे। एशियन पेंट्स के नंबर थोड़े से कमज़ोर आए थे। मारुति सुजुकी के नंबर कोई उतने बुरे नहीं आए, लेकिन ये है कि एस्टिमेट से थोड़े से कम आए। 2.5% नीचे मारुति सुजुकी का शेयर बंद होने जा रहा है। एक वन टाइम हिट भी लगाया 600 करोड़ रुपए का लेबर कोड के चलते उनके प्रॉफिट पर, और 2.5% नीचे आपको शेयर ये नजर आएगा 14,870 रुपए के आसपास। इंट्राडे में करीब 5% गिर गया था, थोड़ी बहुत रिकवरी आई है इसमें। और मारुति के साथ साथ हम देखेंगे कि बाकी ऑटो शेयर में आयशर आज कमजोर हुआ 1%, हालांकि दिन के निचले स्तरों से शेयर थोड़ा सा संभला है। कुल मिला के एक बढ़िया ट्रेडिंग सत्र, 2 दिन की तेजी हो गई है, बजट से पहले 2 दिन और बाकी है। आज हमने देखा कि एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी अच्छा रहा, करीब 650 पौने 700 शेयर कमजोरी वाले रहे, उससे 3 गुने से ज्यादा करीब 2300 शेयर आज तेजी के साथ बंद होने जा रहे हैं। और तीनों इंडेक्स आधे % से ज्यादा की गेंस, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स आपके स्क्रीन पर। तो एक अच्छी क्लोजिंग हमने देखी है। एनर्जी वाला खेमा आज पूरा गर्म था। कोल इंडिया, ONGC, इनफैक्ट बाजार का दिग्गज रिलायंस, पावर ग्रिड, ऑयल इंडिया, ये तमाम शेयर आज खूब चले हैं। तो चलिए इसी के साथ शो को समाप्त करने का समय भी हो गया है। अंशुल जी, सोमिल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपने व्यूज हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। फिलहाल विश्वमोहन को और मुझे आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी हम कल की तैयारी, आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।